दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स होता क्या है, बॉन्ड्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। बॉन्ड्स होता क्या है, बॉन्ड्स आते क्यों हैं मार्केट में, चलो देखते हैं। पहले बात करते हैं यूएस में बॉन्ड मार्केट है ना, वो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा बड़ा है। बॉन्ड मार्केट स्टॉक मार्केट से ज़्यादा बड़ा है। और चाइना में बॉन्ड मार्केट है, वो स्टॉक मार्केट के ही इक्वल है। बॉन्ड मार्केट स्टॉक मार्केट के इक्वल है। और लेकिन इंडिया में क्या है, बॉन्ड मार्केट है वो बहुत छोटा है स्टॉक मार्केट से। अब देखते हैं बॉन्ड्स ट्रेड कहाँ होते हैं। ज़्यादातर बॉन्ड्स ओटीसी पर ट्रेड होते हैं। ओटीसी अगर आप अपने सिंपल ब्रोकर जैसे आप एंजल ब्रोकिंग, डिस्काउंट ब्रोकर या फिर ये और सिंपल ब्रोकर से ख़रीदते हैं बॉन्ड्स, तो उधर आपको सिर्फ एक्सचेंज जैसे एनएसई बीएसई एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड ही बॉन्ड मिलते हैं। लेकिन अगर आप ओटीसी से ख़रीदते हैं, ओटीसी मतलब ये भी एक एनएसई बीएसई की तरह एक्सचेंज ही है, मगर इसके लिए एक अलग ब्रोकर लिया जाता है। उसमें अलग अलग साइट्स मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी, बॉन्ड्स का ब्रोकर कौन कौन होता है वो आप देख सकते हैं। अब ओटीसी पे ज़्यादा बॉन्ड्स, मोर देन 99% बॉन्ड ओटीसी पे ट्रेड होते हैं और लेस देन 1% बॉन्ड एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। अब बॉन्ड्स कंपनी रेज क्यों करती है, पहले अपन लोग देखते हैं कंपनी के पास कितने ऑप्शन होते हैं फ़ंड रेज करने के लिए। फ़ंड रेज करने के लिए कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है स्टॉक मार्केट से, और दूसरा होता है बैंक से लोन ले ले वो बैंक लोन, और जो तीसरा तरीका होता है वो माना जाता है बॉन्ड्स। पहले तरीके में अगर कंपनी अपनी हिस्सेदारी किसी को नहीं देना चाहती है, अपने शेयर्स किसी को पब्लिक होल्डिंग नहीं बनाना चाहती है, वो अपने सारे शेयर्स अपनी होल्डिंग पूरी अपने पास ही रखना चाहती है, तो वो स्टॉक्स में अपने फंड्स रेज नहीं करती है। बैंक में इंटरेस्ट रेट हाई होता है, इसलिए नहीं बैंक से रुपए रेज करती है। और बॉन्ड्स में क्या होता है, डायरेक्ट पब्लिक से वो, जैसे ये पब्लिक है, डायरेक्ट पब्लिक से वो कांटेक्ट बनाती है कंपनी, और वो कहती है आप अपना रुपए एफडी में डाल रहे हैं, बैंक में डाल रहे हैं, 5% का रिटर्न मिल रहा है, हम आपको 8% का रिटर्न देंगे। ये एक एग्जांपल है 8% रिटर्न का। बॉन्ड्स का अलग अलग कूपन रेट होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। 8% का रिटर्न देंगे, और कंपनी को क्या होता है 13% का लोन 13% का ब्याज लग रहा होता है उस पर, बैंक पे। अगर वो बॉन्ड्स निकालेगी तो उसको 8% ही देना पड़ेगा। यहाँ पे पब्लिक को भी फ़ायदा, कंपनी को भी फ़ायदा, दोनों लोगों को फ़ायदा। तो ठीक है, अब देखते हैं बॉन्ड्स की कुछ टर्म्स देखते हैं। पहले बॉन्ड्स में कूपन रेट क्या होता है। कूपन रेट कुछ नहीं, इंटरेस्ट रेट होता है। ये आपको सब चीज़ें, जैसे आप ब्रोकर रहेगा उसके पास सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इंटरेस्ट रेट को ही कूपन रेट कहते हैं। कूपन रेट इंटरेस्ट रेट को ही कूपन रेट कहते हैं। अब दूसरा टर्म आता है अपना रिडम्पशन डेट। क्या होता है, रिडम्पशन डेट होता है जिस दिन आप बॉन्ड को रिडम करने वाले हैं, मतलब उस दिन आप अपना बॉन्ड से पैसा निकालने वाले हैं। पहले से ही टेन्योर डिफाइंड रहता है कि आप 5 साल के लिए बॉन्ड में आए हैं तो 5 साल तक ही रहेंगे, लेकिन बीच में आप सेकेंडरी मार्केट में इन्हें बेच भी सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में अपन लोगों को सेलर मतलब बायर नहीं मिलता है कोई बॉन्ड का, तो अपन लोग सेल नहीं कर पाते। तो रिडम्पशन डेट होता है जिस दिन आपसे बॉन्ड ले लिए जाएंगे, और टेन्योर होता है। रिडम्पशन डेट तो डेट होती है, जैसे 5 जून 2021 है, रिडम्पशन डेट हो गई। तो ये टेन्योर क्या होता है, जैसे 5 साल है टेन्योर 5 साल के लिए आपने बॉन्ड खरीदे तो 5 साल वो टेन्योर हो गया। अब बात कर लेते हैं यील्ड क्या होता है। यील्ड में एक चीज़ आती है क्रेडिट रेटिंग में क्या होता है कि क्रेडिट रेटिंग में रेटिंग्स दी जाती हैं बॉन्ड्स को, और अपनी रेटिंग्स, अगर आप बॉन्ड्स खरीद रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा AAA रेटिंग के बॉन्ड खरीदिएगा।
मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ट्रिपल ए रेटिंग के बॉन्ड्स खरीदिएगा, क्योंकि इनमें रिस्क के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ट्रिपल ए रेटिंग सबसे अच्छी बताई जाती है। अपनी रेटिंग के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका पूरा पैसा जा भी सकता है। अभी अपन लोग रिस्क डिस्कस करेंगे तब अपन लोगों को पता चलेगा कैसे जाएगा। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं? टाइप्स होते हैं बॉन्ड के 3 टाइप्स माने जाते हैं। आप लोग देख लेते हैं। पहला टाइप देखें तो पहला टाइप निकल के आता है गवर्नमेंट बॉन्ड। जैसे गवर्नमेंट डायरेक्ट अपन लोगों से रुपए रेज़ करने की, डायरेक्ट पब्लिक से रुपए रेज़ करती है। वो कुछ रिटर्न का फिक्स रहता है, तो वो रुपए रेज़ करती है रिटर्न में, फिक्स रिटर्न में। और सेकंड टाइप का होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? पब्लिक सेक्टर में ये होता है कि उसमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का होल्डिंग होता है। गवर्नमेंट का सेक्टर का जो बॉन्ड रहता है ना, वो सबसे सेफ़ माना जाता है। पब्लिक सेक्टर हल्का सा मॉडरेट सेफ़ रहता है, या ना ज़्यादा मॉडरेट हाई रहता है, ना ज़्यादा लो रहता है। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में थर्ड कॉर्पोरेट सेक्टर में आपका पूरा प्राइवेट हो जाता है। प्राइवेट सब कुछ, मतलब प्राइवेट कंपनी, जैसे कि HUL शायद प्राइवेट है, मुझे सही से ध्यान नहीं है। HUL ने बॉन्ड रेज की है अपने 10% के कूपन रेट पर। 10% का कूपन रेट, जैसे अपना शेयर प्राइस होता है। शेयर प्राइस से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। शेयर प्राइस अपना जैसे HUL का मान लेते हैं 100 रुपीज़ है, तो उस पर आपको 10 रुपीज़ रिटर्न मिलेगा। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि ये शेयर प्राइस की तरह घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे डिमांड घट गई बॉन्ड की, जैसे इस साल HUL ने अपना जो 10% का बॉन्ड निकाला था, उसमें 100% पे 10% का रिटर्न मिल रहा था, 100 रुपीज़ पे। ये हमेशा फिक्स्ड रहता है कूपन रेट कभी भी चेंज नहीं होता है, भले ही ये चेंज होता रहे। अब देखना 100 रुपीज़ पे 10% मिल रहा है, तो कितना हुआ इंटरेस्ट का? 10 रुपीज़। ये ध्यान रखना, 10 रुपीज़ अभी काम में आएगा। 10 रुपीज़ मिल रहा है ना। और सेकेंडरी मार्केट में क्या हुआ कि वो घट के 50 रुपी रह गया। क्यों 50 रुपी क्यों रह सकता है? अपन लोग देख लेते हैं 50 रुपी क्यों रह सकता है। HUL ने अगली साल फिर से बॉन्ड निकाले, उसमें वो लोग 12% का रिटर्न दे रहे हैं। अब कोई 10% का रिटर्न लेते हुए 12% का रिटर्न क्यों छोड़ेगा? तो वो अपने वहाँ से रुपए निकाल के 12% के रिटर्न में डालना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, इसका सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और डिमांड बहुत कम हो जाता है, तो बॉन्ड्स का रेट भी घट जाता है सेकेंडरी मार्केट में। तो ऐसे 50 रुपीज़ हो गया, तो 50 रुपीज़ पे आपको 10 रुपीज़ मिलेंगे। जैसे आपको 100 रुपीज़ पे 10 रुपये मिल रहे थे, तो आपको 50 रुपये पे ही 10 रुपये भी ही मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 10% का रेपो रेट है तो 10% का 50 रुपये का 5 रुपये हो जाए। 5 रुपये नहीं होगा, आपको 50 रुपये पे भी 10 रुपये मिलेंगे। तो आपका टोटल जो कूपन रेट हो गया, उसको अगर कैलकुलेट करके निकालें तो अपना कूपन रेट हो गया 20% का। तो अगर आपको फेस वैल्यू कहते हैं इसको, जैसे 100 रुपीज़ में कोई भी बॉन्ड लॉन्च हुआ है तो उसको फेस वैल्यू कहते हैं। वो फेस वैल्यू है उसका बॉन्ड का, और वो 50 रुपीज़ में मिल रहा है, उसको अपनी फेस वैल्यू से कम में मिल रहा है, डाउन प्राइस में मिल रहा है, तो आप उस बॉन्ड को ख़रीद सकते हैं। और अपनी क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। बेस्ट रेटिंग का बॉन्ड लीजिए। बेस्ट रेटिंग मानी जाती है ट्रिपल ए रेटिंग का बॉन्ड खरीदेंगे तो आपको रिस्क एकदम मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो अपन लोग अगली बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्क बॉन्ड में माने जाते हैं। पहला टाइप का रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क, और इसको डिफ़ॉल्ट रिस्क भी कहते हैं। क्रेडिट रिस्क या फिर डिफ़ॉल्ट रिस्क कहें तो इनमें होता क्या है, इनमें अपना प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं मिलता है। मतलब आपने जैसे 100 रुपीज़ का बॉन्ड ख़रीदा, इंटरेस्ट तो छोड़ो, आपको इसका प्रिंसिपल ही 100 रुपीज़ ही नहीं मिलेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? तो ये सबसे हाई रिस्क माना जाता है। सेकंड रिस्क होता है लिक्विडिटी रिस्क में क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क में आप जैसे रिडम्पशन डेट मान लेते हैं आप लोग 01/01/01
2020 है। अगर आपको बॉन्ड से सेकेंडरी मार्केट में रुपए पहले ही निकालना है और आपको कोई बायर नहीं मिल रहा है बॉन्ड का, तो वही लिक्विडिटी रेट होता है, क्योंकि आपको टाइम से पहले बॉन्ड में से रुपए निकालना है लेकिन आपको उसका कोई बायर ही नहीं मिल रहा है, तो आप क्या निकाल पाएंगे रुपया? आपका वहीं फंसा रह जाएगा। और जब रिडम्पशन डेट आएगी जैसे अपन लोगों ने 1 जनवरी 2020 की बात की, 1 जनवरी 2020 आएगी, तभी आप अपना रुपया निकाल पाएंगे। अब इंटरेस्ट रिस्क क्या होता है, कभी कभार अपन लोगों को इंटरेस्ट नहीं मिल पाता है बॉन्ड में। आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसको इंटरेस्ट रिस्क कहते हैं। तो ये कुछ बातें थी बॉन्ड के बारे में। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, इससे आपको इससे शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।